अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हो प्राइम पोस्ट का ये लाइव ब्रॉडकास्ट तौसीफ रथर के साथ। अगर आज दिन की हम बात करें तो आज दिन जो थी पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर जो सियासत काफी गर्म थी। और मेरे साथ इस डिबेट में इस वक्त जुड़ चुके हैं पीडीपी से तालिब हुसैन साहब जो कि ट्राइबल सेल के प्रेसिडेंट है, और नेशनल कॉन्फ्रेंस से अनीसुल इस्लाम जो कि यूथ लीडर है। इनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि जो दिन की सियासत जो गर्म थी, खासकर नेशनल कॉन्फ्रेंस के खेमे की अगर हम बात करें, क्योंकि सुबह एक खबर जो चल रही थी कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो लीडर मियां अल्ताफ साहब जो कि अनंतनाग और राजौरी से कंटेस्ट करने वाले थे, कि उनकी सेहत जो है खराब हुई है और डॉक्टर्स ने उसे सजेस्ट किया था कि आप रेस्ट करो। उसके बाद मियां अल्ताफ के ने खुद एक स्टेटमेंट जारी किया, एक वीडियो पैगाम जारी किया कि मेरी सेहत बिल्कुल ठीक है। तो मजीद बातचीत करेंगे हमारे जो गेस्ट। अनीस साहब, पहले आपके पास चलेंगे। अनीस साहब, जो सुबह से जो खबर एक गर्दिश कर रही थी कि मियां साहब जो है कि शायद वो विड्रा भी कर सकते हैं, उसके बाद जो है बाज़ाब्ता तौर पे वीडियो मैसेज भी उन्होंने जारी की। तो क्या कहना चाहते हैं आज दिन के हवाले से जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के खेमे में जो खबर चल रही थी? तौसीफ भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी को मेरा प्यार भरा सलाम। मेरे भाई और मेरे दोस्त तालिब भाई को मेरा प्यार भरा सलाम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। देखिए तौसीफ भाई, हमें भी कुछ आसपास एक एक बजे के आसपास हमें भी एक खबर मिली कि मियाँ साहब की तबीयत ठीक नहीं है, तो वो रिफ्यूज़ कर रहे हैं शायद पार्लियामेंट इलेक्शन लड़ने के लिए। तो हमें भी बहुत सारे फ़ोन कॉल्स आए, लेकिन हमें पता था र्यूमर, ये जस्ट र्यूमर है। तो फिर आपने खुद देखा, मियाँ साहब का स्टेटमेंट खुद आया, मियाँ साहब खुद आए फिर स्टेटमेंट देने के लिए कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। ये सच बात है कि मियाँ साहब की तबीयत कुछ दिनों से नासाज रही है। मतलब वो कुछ वायरल इन्फेक्शन उनको हुआ था, तो डॉक्टर ने सजेस्ट करा था आप कुछ दिन रेस्ट करो। लेकिन आज वहाँ पे उनके घर में एक प्रोग्राम था, वहाँ पे एक बड़ा दिन था उनके घर में। तो वो उसको चक्कर आया था, वो गिर गया था नीचे। तो उसमें से कोई उसने बात करी थी अपने लोगों से, अगर यही हालत रही तो कैंपेनिंग कैसे करेंगे। तो पता नहीं बिल्कुल। किसी ने उस चीज को थोड़ा नेगेटिव अंदाज से ले लिया, तो चढ़ा दिया कि मियाँ साहब की तबीयत ठीक नहीं है। पहले बोला मियाँ साहब की तबीयत ठीक नहीं है, कैंपेनिंग में असर पड़ेगा। फिर किसी न्यूज़ पोर्टल ने न्यूज़ चलाई कि अब मियाँ साहब विड्रा कर रहे हैं अनंतनाग पुंछ राजौरी से लड़ना। तो लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, मियाँ साहब की तबीयत थोड़ी खराब थी। तो फिर स्टेटमेंट आया मियाँ साहब ने कि नहीं, मैं बिल्कुल आज ठीक हूँ और नहीं, बस इंशाल्लाह ताला सवाल एक, बिल्कुल बिल्कुल अनीस साहब, सवाल एक यहाँ पे राइज होता है कि अगर मियां साहब की तबीयत खराब थी 4 दिन 5 दिन से, आखिरकार आज ही जो पार्टी के वाइस प्रेसिडेंट उमर अब्दुल्ला साहब, उन्होंने हंगामी सूरत हाल में कंगन का दौरा किया, लार पहुंचे वो मियां साहब के पास। तौसीफ भाई, देखो तबीयत तो कभी भी किसी की भी खराब हो सकती है। मतलब आप कभी सुनते हो कि कोई जवान नौजवान 30 साल 35 साल का कोई बच्चा, उसको हार्ट अटैक हुआ तो डेथ हो गई। तबीयत खराब किसी बिल्कुल भी हो बिल्कुल। सकती है, कभी भी किसी की, इंसान को कभी भी तबीयत खराब हो सकती है। उमर साहब का, और दूसरी बात है, उमर साहब का दौरा गांदरबल का, आपको तो खुद पता है, आपको मुझसे ज्यादा बेहतर पता है कि वहां पे आज बड़ा दिन था, वो उसलिए उमर साहब गए। और मियाँ साहब की तबीयत खुद थोड़ी सी खराब हो गई थी दिन में, और पूछने के लिए, खबर पूछने के लिए कि कुछ ज्यादा मत है तो क्या कुछ बात करेंगे, कोई ज्यादा कुछ तबीयत खराब मत हुई। उस वजह से उमर साहब का एज यूजुअल दौरा हुआ। जब वहां पे पहुंचे, मियाँ साहब बिल्कुल ठीक थे, बात हुई, मियाँ साहब ने स्टेटमेंट दिया नहीं ऐसा कुछ नहीं है। और आने वाले 1-2 दिनों में आप इंशाल्लाह मियाँ साहब को अनंतनाग में देखोगे कि कैंपेनिंग के लिए वो आ रहे हैं 1-2 दिनों में। और हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि मियाँ साहब बहुत अच्छे तरीके से सेहतियाब जल्दी जल्दी हो और यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से कैंपेन करें। और आने वाले टाइम में 1-2 दिन में इंशाल्लाह हमें पूरी उम्मीद है कि मियाँ साहब अनंतनाग का दौरा जरूर करेंगे 1-2 दिनों के बाद। जी, तालिब साहब, आपसे हम जानना चाहेंगे, जिस तरह से जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के खेमे में आज पूरे दिन खबरें चल रही थी, और उसके बाद हमने देखा कि कुछ खबरें ये भी चल रही थी कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है कहीं ना कहीं प्रेशर कर रही है जो है मियां साहब को कि आप यहाँ से कंटेस्ट करें, क्योंकि आपका भी कुछ दिन पहले जो एक चैनल को आपका इंटरव्यू में आपने भी कहीं ना कहीं मियां साहब को कुछ बातों के लिए निशाना बनाया था। तौसीफ साहब, बहुत शुक्रिया। सलाम किया था अनीस भाई ने, वालेकुम अस्सलाम। और मेरी तरफ से भी अनीस साहब को और आपके चैनल के ज़रिए से तमाम सामीन को और आपको तौसीफ साहब स्पेशली अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम जहाँ सलाम। तक ताल्लुक है हजरत हमारे सजादा नशीन लार शरीफ के जनाब मियाँ अल्ताफ साहब का, उनकी सेहत का और उनकी सियासत का, तो वो एक वाहिद ऐसे गुजर बिरादरी के लीडर हैं कि जिनका सियासत के अलावा उनका रिलीजियस और उनका इस बिरादरी में जो उनके खानदान की तरफ से जो मजहबी तौर पे इस कौम की रहनुमाई की है, तो उनका एक बहुत बड़ा इस बिरादरी के अंदर एहतराम है। और देखें, मैं पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी का एक फर्द हूँ और उनका एक सिपाही हूँ पार्टी का। मुझे भी उनका एज ए पीर, इस कौम के पीर होने की हैसियत से मैं उनका बहुत बड़ा शहदाई हूँ, उनका मुरीद हूँ इनफैक्ट, और उस दरबार से जुड़ा हुआ हूँ। लेकिन अब बदकिस्मती ये है कि एब्रोगेशन 370 के बाद बहुत सारी तौसीफ साहब चीजें बदली हैं। मैं आपके चैनल के जरिए से आपके सामीन की बात गुजारिश से बात कर दूं कि बहुत सारी चीजें बदली हैं। यहाँ पे गुपकार अलायंस बनाया, मोहतरमा महबूबा मुफ्ती साहिबा रात के 12 बजे निकली, सब लीडर्स के पास गई। फिर गुपकार अलायंस से लोगों में एक उम्मीद जगी कि अब रियासत जम्मू व कश्मीर के लोग यहाँ की पॉलिटिकल पार्टीज के लिए अहम है, और उसका सबूत भी दिया पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी ने। पूरे स्टेट में सिर्फ 27 सीटों के लिए कहा कि ठीक है, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जहां जहां से सीटें मांगी वो दी, और कहा कि नहीं यार, इलेक्शन इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, हमारे लिए लोग इंपॉर्टेंट हैं, मतलब ये कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अब अनफॉर्चुनेटली बीच में ईडी से मैं शिकायत जो है फारूक साहब से नहीं करूंगा, नेशनल कॉन्फ्रेंस से नहीं करूंगा, ये सारी शिकायत जो है ईडी से है। ईडी आती है, ईडी को समझ ही नहीं आ रही क्या चल रहा है जेएंडके के अंदर। ईडी आती है और फारूक साहब को जैसे ही नोटिस करती है, तो फारूक साहब नेशनल मीडिया के अंदर बयानात देते हैं कि जनाब हम जम्मू कश्मीर में गुपकार अलायंस को खत्म करके, इंडिया अलायंस को खत्म करके, जम्मू कश्मीर की सारी पार्टियों पे तन तनहा अकेले इलेक्शन लड़ेंगे। जहन्नुम में जाए जम्मू कश्मीर के लोग, जहन्नुम में जाए लोगों के मसाइल, जहन्नुम में जाए यहाँ की सारी चीजें, हमने इलेक्शन लड़ना है। अब मीडिया वाले ने पूछा, आज तक पे अभी भी इंडिया टुडे पे है वो इंटरव्यू, चंद दिनों पहले की बात है, कोई बहुत पुरानी बात नहीं। तो इन्होंने, मैं शॉर्ट में खत्म कर रहा हूँ बात, कि अब उन मीडिया वाले ने पूछा कि ये फारूक साहब क्यों जाना चाहते हैं आप बीजेपी के साथ, तो कहा मोदी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, देश को आगे लेके जा रहे हैं, हमें भी देश को आगे ले जाते हुए इस काफिले में अपना हिस्सा डालना है, एक ये रिक्वेस्ट है। उसी के बाद सर सिनेरियो चेंज हुआ, और जम्मू के अंदर अब मुझे पता है अनीस भाई अगली बार जब बोलेंगे तो बोलेंगे अगर ऐसी बात है तो फिर हम जम्मू में नेशनल कांग्रेस को क्यों सपोर्ट कर रहे हैं। तो जनाब जम्मू के अंदर आज हालत नेशनल कॉन्फ्रेंस की वो है, मैं कोई अपनी हालत ये नहीं बता रहा हूँ, जम्मू इसके डोडा किश्तवाड़ और जम्मू रियासी की बात कर रहा हूँ। वहां पे नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास झंडा उठाने के लिए वर्कर्स भी नहीं है, तो वहां पे सपोर्ट तो करना ही था सर, वहां पे क्या करते, दूसरा क्या ऑप्शन था। बहरहाल ताकि यहाँ के वोटर्स को लुभाया जा सके। और फिर अब गुजारिश ये है, मियाँ साहब के ताल्लुक से गुजारिश ये है कि मियाँ साहब इस जमात के, इस कौम के बहुत बरगजीदा शख्सियत हैं और सारे लोग उनको बहुत पसंद करते हैं। लेकिन दिक्कत यह है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस से जो गुजर वोट था वो निकल गया, और इनको ये समझ आई कि यार और तो कोई है नहीं हमारे साथ, तो गुजरों को कैसे लुभाया जाए, वापस कैसे लाया जाए। एक तीर से दो शिकार, एक तो ईडी से भी बच जाएंगे, क्योंकि ईडी ने सख्ती से कहा हुआ है कि अगर साउथ कश्मीर वाली सीट से बीजेपी हारी तो फारूक साहब 120 करोड़ के क्रिकेट स्कैम के अंदर जाएंगे, और जेके बैंक स्कैम में उमर साहब जाएंगे। ये आप याद रख लीजिए, अगर यहां से मैडम साउथ से जीती, उमर साहब भी अंदर, फारूक साहब भी अंदर। आप रिजल्ट का इंतजार कर लिए प्लीज। अब ये आज आके इनके पास सहारा, एक एक गुजारिश मैं कर रहा हूं, एक गुजारिश मैं खत्म कर रहा हूं। जस्टिस मसूदी साहब को, जिनको पिछली बार तीन एमपी हमने यहां से जिताए कश्मीर से 370 का तहफुज करने के लिए, उनमें से कोई भी बात नहीं किया पार्लियामेंट में। खुदा की कसम, उन तीन में से अगर एक बंदा लड़ते लड़ते शहीद हो जाता ना, आज अनीसुल इस्लाम साहब शहीदों की जमात से होते, खुदा की कसम। पूरी कश्मीर, पूरा जम्मू आज कहता कि ये शहीदों की जमात है, आज कोई ये ना कहता कि मकारों की जमात है। आज जनाब अल्लाह का वास्ता है, आप ये देखिए मियाँ साहब इलेक्शन नहीं लड़ना चाहते, आप क्यों फोर्स कर रहे हैं यार उनको। अब मियाँ साहब ने हमारी बात को तस्लीम किया सर, हमने जो कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के फारूक साहब ने गुजरों को गालियां दी, कहा कि ये चोर हैं, मियाँ साहब ये ने शराब। खुद कहा, मियाँ साहब ने, तालिब साहब, मियाँ साहब ने अब खुद क्लियरफाई किया है कि मैं कंटेस्ट करूंगा। इसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस की फोर्स की बात कहां से आ रही है? आपको कहां से लग रहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस उनको भाई फोर्स कर रही है? तालिब भाई को एक बात बताना चाहूंगा, हमारे अगर 3 एमपीज थे, आपके भी 2 एमपीज थे, आपके कितने शहीद हो गए? जनाब हमारे एमपी फयाज मीर साहब का आपने नहीं, अगर आपके हमारे फयाज मीर साहब को आपने नहीं देखा, कुछ नहीं चला तो उन्होंने जनाब कपड़े फाड़ के बाहर निकले। जमात से आज होते। नहीं 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 सर, नहीं नहीं नहीं, आप मुकाबला करवाइए आप फयाज मीर साहब से मुकाबला।
आपके 3 एमपी हमारा इम्तियाज मीर से मुकाबला करवाइए। चलिए मैं असल पॉइंट पे आ जाऊंगा। अब सारी नहीं, मेरी बात मुकम्मल हो जाने दें अनीस भाई, मेरी बात मुकम्मल हो जाए। नहीं, मैं प्लीज मैं 10 सेकंड मांग रहा हूं। आज मियां साहब का जहां तक ताल्लुक है, मियां साहब नहीं लड़ना चाहते, उन्होंने पहले भी इनकार किया। आज जैसे ही उन्होंने कहा, क्योंकि जो हम कह रहे थे कि ये गड़बड़ है, वैसे ही देखिए ना, आज मियां साहब को बेचारे लार में देखे, उनका ज़ियारत शरीफ में बाबा साहब के जाने के बाद बहुत बड़ा मसला है, क्या सियासत है उनके सामने, लेकिन ये इतना मजबूर कर रहे हैं कि मियां साहब को लार से लाके यहाँ पे इलेक्शन कंटेस्ट करवा रहे हैं। अच्छा, अगर ये हालत ठीक होती सर, तो उमर साहब को नॉर्थ कश्मीर क्यों जाना पड़ता? वहीद भाई की कैंपेन शुरू हुई, उमर साहब, खुदा का शुक्र है बॉर्डर बंद है, बॉर्डर खुला होता हूँ मुजफ्फराबाद चले जाते जनाब, बोलते मैं मुजफ्फराबाद से लड़ूंगा। अब हालत तो ये है कि नॉर्थ कश्मीर से आगा भाई बुला रहे हैं। तालिब साहब आपको रोकना चाहता हूं। अनीस साहब, आपसे जानना चाहूं, जो एलिगेशंस तालिब साहब नेशनल कॉन्फ्रेंस में लगा रहे हैं कि उसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, तालिब साहब को एक बात बताना चाहूंगा। इसको एक गलत चीज याद है। पीएचडी मैडम ने नहीं बनाया, पीएचडी फारूक साहब ने बनाया। जब एब्रिगेशन हुआ, एब्रिगेशन के बाद ही पीडीपी को तोड़ा गया, मतलब पीडीपी को खत्म किया गया। लेकिन उसके बाद ही इलेक्शन डीडीसी इलेक्शन हुए। मतलब अगर हमारा कोई गलत नियत होता इस चीज में, तो फिर हम उस टाइम पीडीपी को साथ क्यों रखते? पीडीपी तो कहीं पे ग्राउंड पे थी नहीं, पीडीपी तो खत्म हो गई, लीडरशिप कहीं थी नहीं इनकी। और दूसरी बात, इसको मैं तालिब भाई को बताना चाहूंगा, हमारे कुकरनाग से, तालिब भाई एक बात सुनो, हमारे कुकरनाग से पहला जो मैंडेट गया पूरे जम्मू कश्मीर में, अगर कोई डीडीसी इलेक्शन का मैंडेट पहला गया, वो कुकरनाग का नेशनल कॉन्फ्रेंस, हारून साहब नेशनल कॉन्फ्रेंस में थे, उसको गया। लेकिन मैडम ने फारूक साहब को बोला ये सीट हमें दे दो। बोला कि नहीं बोला? फारूक साहब के, मैडम के कहने पे सीट, मतलब सीट को दिया जाता है पीडीपी को, जहां से गुलजार अहमद चौधरी साहब, गुलजार अहमद खटाना साहब इलेक्शन लड़ते थे। आज हारून साहब किसकी वजह से निकल गए? अगर बात, तौसीफ भाई आप बात समझ रहे हो? बिल्कुल। हारून साहब को मैंडेट दिया डीडीसी का, लेकिन उसके तुरंत बाद ही शाम को मैडम ने बोला ये सीट हमें दे दो। और फारूक साहब ने बोला, मैडम बोल रही इसको सीट दे दो। गुलजार अहमद खटाना साहब को सीट दी गई और उसने वहां से पीडीपी के टिकट पे इलेक्शन लड़ा पीएचडी में। लेकिन हारून खटाना साहब कहाँ हैं आज की डेट में? हारून साहब कहाँ हैं आज की डेट में? वो तो नेशनल कॉन्फ्रेंस भाग के चले गए। अगर हमारे में नियत खराब होती, अगर हम सोचते नहीं हमारी पार्टी को खतरा है, तो हम वो चीजें नहीं करती। हमने चीजों को संभाला, हमने चाहा कि हमने पीडीपी को साथ लेके चलना है। लेकिन इनके लीडर साहिबान, जब कोई दिन होता है, जब इनका कोई बड़ा जलसा होता है, ये नेशनल कॉन्फ्रेंस को अटैक करते हैं। अगर यार पीएचडी है, अगर हम पीएचडी में है, तो नेशनल कॉन्फ्रेंस को अटैक करने की क्या बात है? आपको तो बीजेपी को अटैक करना था। आपको तो बीजेपी के साथ, आपको तो इशारे वहीं से मिलते हैं, आपको तो वहीं से सारे इशारे मिलते हैं। जो ऊपर बोलेंगे तो वही आपको नीचे बोलना है। आप वही तो रहमान परा साहब का स्टेटमेंट देखो, जब वो जेल से बाहर आए तो पहला स्टेटमेंट, पहला नेशनल कॉन्फ्रेंस को अटैक किया। आप फाउंडेशन डे का स्टेटमेंट निकालो, वहीद रहमान परा साहब को, उसने सिर्फ उस दिन नेशनल कॉन्फ्रेंस को निशाना बनाया, और निशाना बनाना था बीजेपी को, निशाना बनाया नेशनल कॉन्फ्रेंस को। आप मैडम के ट्वीट्स देखो, पाकिस्तान में इलेक्शन हुआ तो उसको 87 के साथ क्या है, मैडम को यह भी पता नहीं है 87 में जब रिगिंग, इनके कहने पे अगर ये कह रहे हैं रिगिंग हुई है 87 में, तब तो मुफ्ती साहब पीसीसी चीफ हुआ करते थे। सेंटर में तो कांग्रेस की सरकार थी, यहाँ पे जो पीसीसी चीफ हुआ करता था वो तो चीफ मिनिस्टर से ज्यादा स्ट्रांग था। अगर मानते हैं हम रिगिंग हुई है 87 में, लेकिन उसके जिम्मेदार तो मुफ्ती साहब भी है। अगर वो पीसीसी चीफ, उसके कहने पे ही सारी चीजें हुई है, ये भी मैडम को पता नहीं है। मेरे वालिद साहब उस दिन, अल्लाह ताला उनको मगफिरत करे, जन्नतुल फिरदौस अता करे, ये भी उसको पता नहीं है। मुफ्ती साहब उस दिन 1987 में कांग्रेस के पीसीसी चीफ हुआ करते थे। छोड़ो इस बात को, छोड़ो, कुछ भी होता है तो नेशनल कॉन्फ्रेंस को निशाना बनाना। अरे तालिब भाई, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने पीडीपी को ऑक्सीजन दिया, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने पीडीपी को बचाया। अगर आप कहीं पे आज खड़े हो, वो तो नेशनल कॉन्फ्रेंस की देन है। आपको पीएचडी में लाया, पीएचडी में देखो फॉर्मूला आप लोगों ने बनाई, मैडम ने फॉर्मूला बनाया कि जहां पे 2014 में जहां पे कांग्रेस पीडीपी ने सीट जीती है, वहां पे डीडीसी हमें दे दो। वही तो फार्मूला इन्होंने अप्लाई करी, वही तो हमारे लीडरशिप ने फार्मूला अप्लाई करी। अगर वहां पे वो फार्मूला अप्लाई होती है, हमारे तो 3 मेंबर पार्लियामेंट थे 2019 में, हमने भी वही बोला फार्मूला सेम वही अप्लाई करो। हम तो कहीं बाहर थे नहीं, हम तो आज भी वही बात, हम तो आज भी बोलते हैं हम इंडिया अलायंस में हैं, पीडीपी भी इंडिया अलायंस में, हम भी इंडिया अलायंस में।
हम आज भी उसके बाहर नहीं निकल रहे हैं। लेकिन हाँ, यहाँ ये कहना चाहूंगा कि पीडीपी की बयानबाजी अगर आप देखोगे, अगर हमने बचाया जमात को, अगर हमने पीडीपी को ऑक्सीजन दिया, अगर हमने जमात को बोला कि नहीं मैडम को अपने साथ लेना है, अगर हमने जिस टाइम महबूब जी को बिल्कुल अनीस हमारी साहब, जरूरत आपको थी अगर हमने आपके पास साथ दिया, अनीस साहब आपके तो उनकी बिल्कुल बिल्कुल स्टेटमेंट अनीस साहब देखो। अनीस साहब आपके पास, बिल्कुल आपके पास फिर वापस आएंगे। तालिब साहब, आपके लिए सवाल यह है कि अनीस साहब ये बोल रहे हैं कि पीडीपी को नेशनल कॉन्फ्रेंस ने फिर एक दफा ऑक्सीजन दिया एब्रिगेशन के बाद। सर मैं अनीस भाई का बड़ा एहतराम करता हूँ। ये बाकी नेशनल कॉन्फ्रेंस वाले ये रजौरी के अंदर एक जर्नलिस्ट बेचारे को धमकियां दे रहे हैं कुछ लीडर्स उनके और वो वर्कर्स में, ये उनकी तरह बिल्कुल नहीं है। ये पढ़े लिखे इंसान है, मेरे बड़े अच्छे दोस्त भी हैं, मैं इनका बड़ा एहतराम करता हूँ, बड़ा खुश होता हूँ इन जैसे नौजवानों से बात करने के लिए। लेकिन मैं इनको बताता हूँ कि असल जगह जो है अनीस भाई आपकी नेशनल कॉन्फ्रेंस में नहीं है। क्योंकि जो अनीस भाई की बात से मैं आगे बढ़ता हूँ, जो अनीस भाई कह रहे हैं कि ऑक्सीजन दे दिया, असल प्रॉब्लम तो ये है कि ये चाहते थे कि नेशनल कॉन्फ्रेंस, खुद बोला इन्होंने, अनीस भाई ने खुद बोला कि एब्रोगेशन के बाद पार्टी को तोड़ा। सर ऐसा नहीं है, एब्रोगेशन के पहले पार्टी को तोड़ा, 370 तोड़ने से पहले पार्टी हमारी तोड़ी, उसके बाद 370 तोड़ा। बीजेपी को और सेंटर को सिर्फ पता था कि जम्मू कश्मीर में अगर कोई आवाज उठाएगा, कोई लड़ेगा तो वो ये लोग हैं। हम हमें तोड़ा, पीटीआई की तरह धर्म भरम करके रख दिया, ठीक है। अब उसके अली भाई, बाद आप अलायंस बोलते हैं किसने, नहीं नहीं आदिश भाई आलिफ मैं भाई बोला नहीं आप था, मुझे अब मैं बोला नहीं आप था मुझे सर, एक चीज, मैं आप बोला मुझे नहीं एक था चीज का प्लीज। जवाब दो, आप मुझे एक चीज का जवाब दो। मैडम महबूबती ही वैसी लीडर है जिसने बोला कि मुझे नरेंद्र मोदी के आंखों में एक 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 किरण नजर आती है कि जो जम्मू कश्मीर का फैसला अगर कोई कर सकता है, अगर कोई मसला हल कर सकता है, वो नरेंद्र मोदी जी है। ठीक है ना, ये मैडम का स्टेटमेंट है, ऑन द रिकॉर्ड स्टेटमेंट है, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये मैडम बोल रही है। अलायंस किसने किया? अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने, जब मुफ्ती साहब इस दुनिया से चले गए, अगर अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस बिल्कुल और बिल्कुल पीडीपी ने बोला अनीस हम साहब आपको आपके पास अनकंडीशनल बिल्कुल सपोर्ट देंगे। आपके पास वापस आएंगे। अनीस साहब आपके पास वापस आएंगे। तालिब साहब को अपनी बात पूरी रखने दो पहले, उसके बाद आप देखिए मैं जवाब दे दीजिए। देखिए मैं तौसीफ साहब, मैं अनीस भाई आपसे रिक्वेस्ट ये कर रहा हूँ, जब आप बात करते हैं मैं बिल्कुल तामुल मजाजी के साथ सुनता हूँ। आप भी प्लीज मुझे, जब मैं बात कर रहा हूँ प्लीज अनइंटरप्टेड सुन लीजिए, फिर उसके बाद अपनी बारी पे आप बात रखिए। मेरी इल्तजा ये है, अनीस भाई का खुद का कहना है कि जनाब इनकी जमात को तोड़ा गया। ये पूरी रियासत जम्मू व कश्मीर ही नहीं, पूरी दुनिया को पता है कि हमारी जमात को तोड़ा गया, हमारे लोगों को जेल में बंद किया गया, हमारे यूथ प्रेसिडेंट को 2-2.5 साल जेल में किस तरह की तकलीफें बर्दाश्त करवाई, मैडम को एक एक्स चीफ मिनिस्टर और सीएम हो, एक सीएम होने के बावजूद, एक्स सीएम होने के बावजूद सबसे ज्यादा वक्त जो है एब्रोगेशन के बाद अंदर रखा गया। मैं गुजारिश ये कर रहा हूँ, मान लेते हैं अनीस भाई वाली बात पे मैं एग्री कर लेता हूँ कि आपने डीडीसी के टाइम पे फार्मूला अप्लाई किया। आपको करनाक की बात करते हैं, मैं बताता हूँ आपको सर, यही फार्मूला था कि जो पिछली बार जहां से एमएलए था जिसका, वहां सारी सीटें उसी को। अनीस भाई आप ही बताइए, कुकरनाग की 3 सीटें थी डीडीसी की, 3 ही थी ना, लारनू, कुकरनाग और सागम। बताइए नेशनल कॉन्फ्रेंस को 2 दी गई, 1 पीडीपी को दी गई। फिर कौन सा फार्मूला है अल्लाह का वास्ता यार? सर आप फैसला करिए ना, मतलब ये कौन सा फार्मूला है कि ये, आप मेरी अर्ज सुन लीजिए। पहलगाम में क्या हुआ? पहलगाम में पिछली बार नेशनल कॉन्फ्रेंस का कैंडिडेट जीता था, एक बंदा भी कैंडिडेट पहलगाम से पीडीपी को नहीं दिया आपने। ये कौन सा फार्मूला? ठीक है, पिछली बार एमएलए अल्ताफ कल्लू साहब थे, आपने सारे ले लिए। कुकरनाग में तो पीडीपी का एमएलए था यार, वहां कैसे 2 आप ले गए 3 में से? ये कौन सा फार्मूला? एक रिक्वेस्ट अब मेरी सुन लीजिए आप। नूराबाद की बात कर लीजिए, पिछली बार एमएलए मजीद पाडर साहब हमारी जमात से थे, वहां कितने मिले जनाब? वहां 2 जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस को, 1 पीडीपी को। ये कौन सा फार्मूला था? चलिए अब मैं रिक्वेस्ट ये कर रहा हूँ, गुजारिश ये है कि जो आप बात कर रहे हैं रिगिंग की, ये सब सर पूरी रियासत जम्मू व कश्मीर को पता है रिगिंग किसने करवाई। यासीन साहब को आज अगर वो तिहाड़ जेल में है तो इसके पीछे कौन रहा? आज पाकिस्तान के अंदर मुजफ्फराबाद में बैठे हुए जो लश्कर तैयबा कौन सी जमात है वो पाकिस्तान से जो चलाते हैं, वो यहाँ से बेचारे इलेक्शन जीते थे। सर ये किसका कारस्तानी थी, किसने क्यों किया, किसने कुर्सी की लालच की, ये सबको पता है सर। मेरी आपसे सबमिशन ये है, मान लेते हैं आपकी और मेरी बात, मुझे पता है दिल से अनीस भाई भी चाहते हैं कि यहाँ अलायंस होना चाहिए था, क्योंकि अनीस भाई ग्राउंड पे जुड़े हुए लोगों से, ये भी चाहते थे अलायंस होना चाहिए। उमर साहब ने नहीं सुनी इनकी, क्योंकि मसला तो फारूक साहब का है ना ईडी का। जनाब करेंगे क्या? मेरी आपसे गुजारिश ये है कि जनाब आपने सेंट्रल कश्मीर भी लड़ा, आप नॉर्थ से भी लड़ रहे हैं,
आपको पीडीपी ने सबने कहा, कांग्रेस ने भी कहा यार 2 आप लड़ लो, साउथ वाली जो है यहाँ पे बीजेपी के साथ मुकाबला है और यहाँ से साउथ कश्मीर में पीडीपी मजबूत है, आप पुंछ राजौरी भी साथ में है, तो ये मैडम को छोड़ दीजिए। ये कौन सा इंसाफ है सर? यहाँ अच्छा, नॉर्थ कश्मीर में और सेंट्रल कश्मीर में बीजेपी के साथ डायरेक्ट मुकाबला नहीं है, बीजेपी की ABCD से होगा, बट डायरेक्ट मुकाबला बीजेपी से नहीं। साउथ कश्मीर में तो आपका मुकाबला ही डायरेक्ट बीजेपी से है। तो साउथ कश्मीर में आप अपना कैंडिडेट उतार के क्या बीजेपी के लिए रास्ता नहीं बना रहे हैं? आज की डेट में नेशनल कॉन्फ्रेंस जो भी कर रही है, कैंडिडेट तब्दील कर रही है। देखिए एक चीज मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं सर, मैं भी कुकरनाग से हूं, कश्मीर में जितने भी पॉलिटिशियंस हैं सर, एक चीज से सब हम तीनों एग्री करेंगे इस बात से, और हमारे सामीन भी, कि कश्मीर में एक चीज से हर पॉलिटिकल लीडर डरता है कि यार मेरे पे ये बात नहीं आ जानी चाहिए कि मैं मंगता हूं, दूसरे इलाके का हूं। पूरी कश्मीर के अंदर 3 की 3 सीटों पे तीनों कैंडिडेट्स के लिए कहा जा रहा है कि मांगते हैं। खुदा का वास्ता, ये तो सिर्फ इसलिए है, नेशनल कॉन्फ्रेंस जीतने के लिए इलेक्शन लड़ ही नहीं रही। नेशनल कॉन्फ्रेंस एक सेफ पैसेज किसको दे रही है? बीजेपी को। मगर तालिब साहब एक सवाल मेरा आपसे ये रहेगा, पीडीपी भी इंडिया अलायंस के पार्टनर है और नेशनल कॉन्फ्रेंस भी इंडिया अलायंस के पार्टनर है। कुछ दिन पहले दिल्ली के अंदर एक प्रेस वार्ता होती है जिसमें उमर अब्दुल्ला भी शामिल होते हैं और वहां पे कांग्रेस क्लियर कर रही है कि ये 3 सीटें जो है इंडिया अलायंस को कश्मीर से मिली है और कांग्रेस भी अब यहां से ही कांग्रेस सपोर्ट करेगी नेशनल कॉन्फ्रेंस। आखिरकार पीडीपी क्यों कंप्रोमाइज नहीं कर रहे? अगर पीडीपी इस वक्त बात कर रही है तशक्कुस की या लोगों की बात कर रही है, तो क्या आपको नहीं लगता था कि पीडीपी को इस वक्त कंप्रोमाइज करना था कुछ पॉइंट्स पे नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ? जनाब, हम 3 की 3 सीटें छोड़ने के लिए मैंने पहले ही कहा ना कि यहाँ पे 2 सीटों पे बीजेपी की ABCD से मुकाबला होगा और 1 सीट साउथ वाली जिसपे हम है सर, उससे तो डायरेक्ट बीजेपी से मुकाबला है। हम तो चाहते ही नहीं कि बीजेपी जीते, हम तो पूरे, मैडम हमारी प्रेसिडेंट तो पूरे इंडिया में जाके कैंपेन कर रही है यार बीजेपी को रोकना है, तो यहाँ हम कैसे अपने घर में कर सकते हैं? मैंने आपको DDC की एग्जांपल दी कि जो फार्मूले की ये बात अनीस भाई कर रहे थे, उस फार्मूले पे भी ये खरे नहीं उतर रहे, वहां पे भी हमने कॉम्प्रोमाइज किया, हमने बर्दाश्त किया। ये सिर्फ एक गुलजार उसकी हारून खटाना साहब की बात कर रहे हैं कि वो चले गए, हमारे तो पीडीपी से जनाब कितने ही लोग चले गए सिर्फ इस बात से कि उनको मैंडेट नहीं मिला DDC के अंदर। अब मेरी इल्तिजा है, मेरी सुन लीजिए सर, मैं खत्म कर रहा हूं। अब रिक्वेस्ट ये है, जिस तरह से उमर साहब ने फटाफट जाके फारूक साहब को पास में बिठाया और एकदम से ऐलान कर दिया कि हम साउथ कश्मीर से सारी की सारी जो है कश्मीर की 3 सीटों पे हम लड़ रहे हैं। और पीडीपी क्या, कौन सी जमात है पीडीपी के साथ कोई नहीं है। महबूबा मुफ्ती 4 नंबर पे आई थी पिछली बार। तो सर जो वर्कर होता है पार्टी का, वो हम पीडीपी का वर्कर पता कौन सा है सर? जिसकी जेब में पैसे नहीं है। मेरे जैसा वर्कर है जो सड़क पे चलता हुआ, अनीस भाई को भी पता है, तौसीफ भाई को भी पता है। मेरी तरह के सारे नौजवान हैं जो पिछले एब्रोगेशन के बाद अपना खून देके, अपना पेट पे पत्थर बांध के हम जो काम कर रहे हैं जमात के लिए, लोगों के फलाह बहबूद के लिए। सर हम कैसे चाह सकते हैं? हम चाह रहे थे कि जनाब अलायंस हो, हम आज भी अलायंस के शहदाई हैं कि अलायंस होना चाहिए, लेकिन ये बोल देना कि पीडीपी किसी खाते में ही नहीं है, हम उनको कैसे मान सकते हैं? तो सर वो जो जमीन पे वर्कर है वो कैसे बर्दाश्त करेगा जब उनको ये कहा गया? और आखिरी बात सर, आखिरी 2 सेकंड में सर, आखिरी बात ये है, आप रिकॉर्ड कर लीजिए चेक, तौसीफ भाई को पता है, आप चेक कर लीजिए, अनीस भाई को भी पता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस पीडीपी के बनने, ये जब से इलेक्शन हो रहा है, नेशनल कॉन्फ्रेंस एक ही सूरत में जीतती रही है, जब यहाँ पे बाईकाट हुआ है, बाईकाट की सूरत में जीतते रहे और हमें कह रहे हैं कि जनाब आप लोग हो ही नहीं कहीं। तो जो हमारे साथ लोग जुड़े हुए हैं और वर्कर्स हैं, और जो आम कश्मीरी का परसेप्शन है, वो क्या कश्मीरी को धचका नहीं लगा इस बात से? क्या गुजर को बुरा नहीं लगा? क्या पहाड़ी को बुरा नहीं लगा कि अलायंस क्यों? अरे डोगरा बेचारे जम्मू में बैठे हुए, जिनकी रेत बजरी छिन गई, जिनकी नौकरियां छिन गई, वो मुंतजिर थे कि नेशनल कॉन्फ्रेंस पीडीपी और इन बाकी जमातों का अलायंस होगा और हमारी बात होगी। यहाँ फारूक साहब कह रहे हैं नहीं मुझे ईडी से बचाओ, उमर साहब कह रहे हैं मुझे कुर्सी पे बिठाओ। उमर साहब कह रहे हैं मुझे एमपी बना दो, फारूक साहब कह रहे हैं ईडी से बचाओ। तालिब साहब आपके पास फिर आ जाएंगे। अनीस साहब, आप एग्री करते हो जो तालिब साहब की बातें जो सामने आई है? तौसीफ भाई, तालिब साहब को एक बात बताना चाहूंगा। अगर इस टाइम रियासत जम्मू कश्मीर में अगर कोई बात कर रहा है ना, लोगों की बात अगर कर रहा है, जो नहीं डरता है दिल्ली वालों से, जो सरकार पिछले 10 साल से दिल्ली में बैठी, अगर कोई बात कर रहा है ना उसके खिलाफ, वो वाहिद उमर अब्दुल्ला साहब है। आप पिछले 2 महीने के स्टेटमेंट्स मैडम के देखो और फिर उमर साहब के भी देखो, फिर आप खुद डिसाइड करो, लोगों के ऊपर छोड़ दो कि कौन दिल्ली वालों की बात करता है और कौन कश्मीरियों की बात करता है, ठीक है ना। दूसरी बात मैं बताना चाहूंगा, तालिब भाई को अलायंस की बात करी, DDC अलायंस की, शायद तालिब भाई को ये पता नहीं है, पहलगाम वाली की बात तालिब भाई ने करी।
पहलगाम में पिछली बार अल्ताफ कोल्लू साहब वहां पे एमएलए थे, लेकिन इसको ये तालिब साहब को ये पता नहीं है कि जो सिरगुफा वाली सीट थी वो पीएचडी में पीडीपी को दी गई। वो वहां पे अब्दुल गनी वगैरह साहब इनके पीएचडी में कैंडिडेट थे। उसके बाद बिजबिहारा हमारे जोनल प्रेसिडेंट थे पार्टी के, बहुत ही स्ट्रांग लीडर थे डॉक्टर बशीर वीरे साहब। उसका एक ब्लॉक आता है उस कॉन्स्टिट्यूंसी में, लेकिन वो ब्लॉक किसको दिया गया? वो अब्दुल रहमान वीरे साहब के बेटे को दिया गया, और दमखम से डॉक्टर बशीर वीरे ने वहां पे कैंपेन करी। आप बात करते हो कुकरनाग की, देखो कुकरनाग में आपके एमएलए साहब निकल गए थे, टीएचपुरा में आपके एमएलए साहब निकल गए थे, लेकिन तब भी जहां जहां पे आप लोगों ने बोला हमें ये सीट्स दे दो, आपको वो सीट्स दी गई। और हम चाहते थे उस टाइम, हम लोगों की आवाज, हम चाहते थे पीएचडी को बढ़ाए। पीएचडी एक बिल्कुल 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 अनीस साहब, बड़े ताऊसी भाई एक बड़े काज के लिए बनी थी, लेकिन अगर बिल्कुल अनीस साहब, बिल्कुल 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 अनीस साहब, आप ताऊसी भाई एक बात सुनो। पता है पीएचडी में दरार कब से शुरू हुई? पीएचडी में दरार तब से शुरू जब वहीदुर रहमान परा साहब जेल से निकल के आए। वहीदुर रहमान परा साहब जेल में थे, क्यों जेल में थे सबको पता है, ये मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। फिर जब वो वहां से निकल के आए, उसको वहां से ही चिट्ठी दी गई जेब से कि आपने बाहर जाना है और नेशनल कॉन्फ्रेंस को, आपको नेशनल कॉन्फ्रेंस को टारगेट करना है। दूसरी बात मैं बोलना चाहूंगा तालिब भाई को, आज की डेट में अगर दिल्ली वाले किसी जमात के खिलाफ बात करते हैं, वो सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ बात करते हैं। अगर हमारे होम मिनिस्टर साहब अमित शाह जी दिन में अगर 20 बार बीजेपी की बात करते हैं, लेकिन 30 बार नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि वो हमसे डरते हैं। और तालिब भाई को बताना चाहूंगा कि इस बार यहाँ से जो हम इलेक्शन लड़ रहे हैं, हम जम्मू कश्मीर के लोगों के हित के लिए इलेक्शन लड़ रहे हैं, और तीनों की अनीस साहब एक सवाल आपके लिए मेरा रहेगा लास्ट में। क्या आपको नहीं लगता है कि इस वक्त जो थी अलायंस की जरूरत थी कश्मीर के अंदर? जिस तरह से हम देख रहे हैं कि जम्मू के अंदर जो अलायंस हुआ, जिससे कांग्रेस के अंदर एक जान वहां पे आई, और क्या आपको नहीं लगता है कि जी आप समझने की बात करो, हम अलायंस में हैं। जम्मू में आप देखो, जम्मू में कैंपेन कौन कर रहा है? फारूक साहब कर रहा है। बीजेपी के खिलाफ कौन कैंपेन कर रहा है? फारूक साहब कर रहा है। मैडम तो नहीं कर रही है। मैडम तो आपको किसी स्टेज में नहीं देखी कांग्रेस के साथ। अगर वो इंडिया अलायंस में दिल्ली में है, लेकिन यहाँ पे तो होनी चाहिए ना। फिर जम्मू में तो कोई बात कर लेनी चाहिए मैडम को। जम्मू तो मैडम, आपको नहीं लगता है, क्या आपको नहीं लगता इस ईगो की वजह से जम्मू कश्मीर के लोगों को नुकसान हो रहा है? जो पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के अंदर इस वक्त इन 3 सीटों को लेकर ईगो है? कोई ईगो नहीं है। मैंने बोला हम कोई ईगो नहीं है, हम बिल्कुल डाउन टू अर्थ होके इलेक्शन लड़ रहे हैं। मतलब हमारा अगर हम रास्ता बीजेपी को आसान करते तो फिर हम कोई नॉर्मल कैंडिडेट उठाते। हमें पता है हमें यहाँ पे अनंतनाग राजौरी सीट में वो कैंडिडेट चाहिए जिसकी एक्सेप्टेबिलिटी उस रीजन में भी और इस रीजन में भी है। तो तभी हम बोल रहे हैं, अगर हमने एक अच्छा कैंडिडेट दिया, अगर मैडम बोलती थी कि हम जम्मू कश्मीर के काज के लिए लड़ रहे हैं इलेक्शन, तो मैडम क्यों फॉर्म भरने के लिए गई? इसीलिए फॉर्म भरने के लिए गई क्योंकि हमारा वोट बाइफरकेट हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस का वोट बाइफरकेट हो और उससे बीजेपी को फायदा मिले। यही मैडम का यही काम रहा है, पहले से ही यही काम रहा है। और 2014 में भी उस मैडम ने 2014 में भी यही काम किया। मैडम को हमने ये 2014 में भी बोला था कि ये अलायंस मत करो, ये अलायंस यहाँ के लोगों की बर्बादी का कारण बनेगा। और वही हुआ भी। जो पीडीपी और बीजेपी का अलायंस हुआ, उसी से रियासत जम्मू कश्मीर की शनाख्त खत्म हुई और यहाँ के लोगों के ऊपर मतलब बेसुकून अगर लोग हुए वो उसी अलायंस के वजह से हुए। लेकिन हमने पहले ही चेतावनी दी थी मैडम को, ये मत करो, लेकिन मैडम ने तब भी नहीं माना और मैडम आज भी नहीं मानती है। और हमने कल भी बोला मैडम को। बिल्कुल अनीस साहब, तालिब साहब, लास्ट में आपसे जानना चाहूँ, जो अनीस साहब कह रहे हैं तो इसमें कितनी सच्चाई आपको दिख रही है? सर मेरी तौसीफ भाई एक गुजारिश है। अनीस भाई ने एक बड़ी बेहतरीन बात की कि पहलगाम से एक सीट इनको दी गई। मैं पूछ रहा हूँ, वही तो कह रहा हूँ, आपका फार्मूला किधर है? सर पहलगाम से पिछली बार आपका बंदा जीता, वहां 2 सीटें आपको, 1 पीडीपी को। कुकरनाग से हमारा जीता, वहां 2 सीटें आपको, 1 हमें। ये कौन सी बात है सर?
जहां आप जीत रहे हैं वहां भी मेजोरिटी में आप, जहां हम जीत रहे हैं वहां भी हम मेजोरिटी में आप, ये बात नहीं बनती सर। सर मुझे हाँ अब प्लीज, मैंने बात हाँ, नहीं की थी अनीस भाई, मैं मैं बिल्कुल नहीं बोला था, प्लीज 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 मैं प्लीज। बोलूंगा, मैं आपको, अब मैं उस चीज का नहीं जवाब, प्लीज, मैं उस चीज का, नहीं देखो आप देखो, मैं उस चीज का जवाब आपको देखे, दूंगा रोकने तालिब भाई, में सुनो। रोकना मैं भी, नहीं नहीं, तौसीफ, ताउसी भाई, अनीस साहब एक रोकना बात मैं मेरी भी सुनो। मैं भी एक रोक सकता हूँ ना। अनीस साहब पहले बात मैं मुकम्मल भी रोक करने सकता हूँ। मैं मेरी अर्ज सुने सर, ये मेरी अर्ज ये है, जो अनीस भाई बोल रहे हैं कि हमने कोशिश की अलायंस को बचाने की, 10 चीजें की सर। जो उमर साहब, जो जिस एरोगेंस के साथ उन्होंने लताड़ा लोगों को, पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी को ये कहा कि ये किसी वजूद में ही नहीं है, उस पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी को जिस पार्टी ने पिछले 2 साल, मतलब उनको अब पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी को बने हुए टाइम ही कितना हुआ, उसने 2 मरतबा नेशनल कॉन्फ्रेंस को हुकूमत से बाहर रखा और हुकूमत में रही। फिर आप कहते हैं कि हमने पिछली बार कहा था हुकूमत बस बनाओ। तो सर जम्मू कश्मीर के लोगों ने उमर साहब से भी कहा था आप अटल बिहारी वाजपेयी साहब की हुकूमत में मिनिस्टर मत बनो, नहीं माने, नहीं माने। अच्छा, नेशनल कॉन्फ्रेंस को तब भी कहा था जब 370 था और यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर होता था, तब भी नेशनल कॉन्फ्रेंस से कहा गया था जनाब सीएम मत बनो, नहीं माने, आप बन गए। नेशनल कॉन्फ्रेंस को तब भी कहा गया कि ये बिजली हमारी यहाँ से तैयार हो रही है, दरियाओं पे कब्जा मत करने दो, ये बिजली जो है बाहर जा रही है हमारी सारी, आपने नहीं माना, दे दी, कोई बात नहीं है, नहीं हुआ नुकसान, आपको लगता है, वो लोगों को पता है। जब नेशनल कॉन्फ्रेंस ने उमर साहब दिल्ली में जाके सांठ गांठ करते रहे पिछली बार हुकूमत बनाने के लिए, जिसमें 4 MLA ने रिजाइन के लिए लेटर लिखा, जिसमें मियां साहब थे, लारमी साहब थे और आगारुल्ला साहब थे, तब भी नहीं माना नेशनल कॉन्फ्रेंस ने, तो कोई बात नहीं। इसी तरह से सर आज भी नेशनल कॉन्फ्रेंस उसी तकब्बुर के बीच में है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के 2 मजबूरियां हैं सर। एक मजबूरी है कि फारूक साहब को ईडी से बचना है और उमर साहब को हुकूमत में आना है। उमर साहब चाहते हैं मैं किसी तरह से पावर में आ जाऊं, मुझे कुर्सी दे दो, मुझे जल्दी जल्दी इलेक्शन चाहिए, या तो सीएम बनाओ, अब अगर सीएम नहीं बना रहे हो यार मुझे दिल्ली भेजो। तो उमर साहब का ये कॉन्सेप्ट है। और रहा फारूक साहब बेचारे आज, अच्छा दूसरी बात देखिए, हमारा तो छोड़िए, आप पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी मैडम की, जहां आप बात कर रहे हैं कि मैडम बात कर रही है और नहीं उमर साहब बात कर रहे हैं लोगों की, उमर साहब के 3 MPs थे पार्लियामेंट के अंदर जनाब, 370 आंखों के सामने उड़ा दिया। होम मिनिस्टर साहब ने कहा, मसूदी साहब मुझे तो लग रहा था, मैंने सुना था जम्मू कश्मीर से कोई बहुत बड़ा जज आया हुआ है, लोगों ने चुन के भेजा है, आपको तो एबीसी नहीं पता हिस्ट्री की, आपको तो लॉ का ए नहीं एल नहीं पता, आपको तो जनाब पॉलिटिक्स का पी नहीं पता। मीम्स बनाए गए सर हमारे लोगों पे, बड़ा अनफॉर्चुनेट हुआ। और अगर इनको लगता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस, ये आवाम बताएगी ना, अगर कितना, जब जमाते इस्लामी पे बैन हुआ कितना नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बात की, जब पहलगाम से लोगों को जंगलात से निकाला गया कितना नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बात की, जब यहाँ पे लावेपुरा में फेक इनकाउंटर हुआ कितना नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बात की, उन रजौरी के लड़कों को उठा के शुपैया के अंदर फेक इनकाउंटर किया कितनी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बात की, पुंछ के अंदर ये टोपी पीर में हुआ कितनी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने की। सिर्फ फारूक साहब ने ये उन्हीं जख्मियों से कहा जो बेचारे अधमरे हैं कि दुआ करो हम इस दलदल से निकल जाएं। ये कौन सी यार, ये कौन सी बात करनी हो गई। मेरी आपसे अर्ज ये है, दुआ करवाना, मैं आपसे तौसीफ भाई, मैं आप मुझे चुन के खड़ा करते हैं कि आप मेरी वकालत करेंगे, मैं आपको ये बोलूं कि यार आपको ऊपर जुल्म है, मेरे पे भी जुल्म है, खुदा के वास्ते आप दुआ करो, आपको पीटा गया है इसलिए आप दुआ करो कि हम इस दलदल से, ये कौन सी सियासत है, खुदा का वास्ता है। और दूसरी बात मेरी ये है, मैं आपसे आखिर में सवाल के जिम्मन में आखिर में गुजारिश करना चाहता हूं कि आज की डेट में नेशनल कॉन्फ्रेंस सिर्फ सेफ पैसेज दे रही है, ये जीतने के लिए लड़ ही नहीं रहे, अगर जीतने के लिए लड़ रहे होते तो ये कॉन्स्टिट्यूएंसी नहीं तब्दील करते, फिर अपनी जगह से लड़ते। और ये आखिरी गुजारिश ये है, फारूक साहब ने जम्मू में मीडिया वालों ने पूछा, फारूक साहब आप, उमर साहब ने आपके लिए कहा है आप इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, तो फारूक साहब ने कहा मैं लड़ना चाहता हूं। उमर कौन होता है ये बोलने वाला, मैं तो लड़ूंगा। फारूक साहब बेचारे खुद लड़ना चाहते थे बाखुदा, उमर साहब नहीं मान रहे हैं यार। उमर साहब इतने तकब्बुर में है, उनका फारूक साहब का हाथ पकड़ लेते हैं, बात करते हुए हाथ पकड़ते हैं कि डोंट से एनीथिंग इन फ्रंट ऑफ मीडिया। ये तो हालत है, मतलब उमर साहब को इतनी जल्दी है एमपी बनने की, और वहां क्या उखाड़ेंगे उमर साहब, क्या करेंगे। 3 लोग आपके एमपी वहां पे मौजूद थे सर, एक के मुंह आप फयाज, हमारे पीडीपी के राज्यसभा के मेंबर्स की बात करते हैं सर, फयाज मीर्स ने बात की वहां पे, जब नहीं चली उसने अपने कपड़े तक फाड़ दिए, चाके गिरिबा हो गया। और क्या करता, इनकाउंटर मतलब क्या करते, सुसाइड कर लेते। सर आपके बंदे भी वहीं पे थे, मौजूद थे, बात करनी चाहिए थी, नहीं की।
वहां पे मीम्स बना के। अनीस भाई बुरा लगता है यार, आपके लिए लोग बोलते हैं, आप मेरे भाई हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए बोलते हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस में कौन है? मेरे खून के लोग हैं, हमारे भाई हैं वहां पे। मत मीम्स बनवाइए। उमर साहब को भी आप सेंटर में भेज के क्या करवाएंगे? रील्स बनाने के लिए भेजेंगे? ट्वीट करवाने क्या करने के लिए? बात कौन सी की है मुझे बताइए। जम्मू कश्मीर के लोगों के हक में घास चराई का मसला हुआ था, उमर साहब के 3 एमपी पार्लियामेंट में थे, किसी ने कोई बात की? मैडम एमपी नहीं थी, पार्लियामेंट हाउस के बाहर जाके प्रोटेस्ट किया सर, अरेस्ट हुई। टोपी पीर वाले मसले में 8 किलोमीटर पैदल सफर तय करके गई। बताइए उमर साहब क्यों नहीं गए? हाँ, उमर साहब आएंगे, लोगों के वोट काटने के लिए आएंगे और बीजेपी को सेफ पैसेज देंगे ताकि वो पावर में किसी तरह से आ जाए। बिल्कुल तालिब भाई, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। अनीस भाई, जिस तरह से तालिब भाई ने आखिर में जो इल्जामात फिर से एक दफा नेशनल कॉन्फ्रेंस पे लगाए कि पार्लियामेंट में इनके जो एमपीज थे वो साइलेंट रहे, उन्होंने बात नहीं रखी, जो कुछ इश्यूज खासकर इनकी कम्युनिटी के साथ हुए तब नेशनल कॉन्फ्रेंस बात नहीं करती है, तो आपका क्या है इस पे आखिर में टेक? तौसीफ भाई, आप गूगल आप देख लीजिए, मैं नहीं बताऊंगा, आपको गूगल बताएगा कि हमारे एमपीज का सबसे ज्यादा अगर अटेंडेंस हुई है पार्लियामेंट में वो हमारे। सर वो स्टूडेंट थोड़ी ना थे, अटेंडेंस देने गए थे, लड़ना था उनको। अगर सर लड़ने के लिए भेजा हुआ था। अगर किसी इश्यूज पे, जितने भी हमारे इश्यूज है, अगर कोई भी इशू यहाँ पे हुआ वो हमारे एमपीज ने वहां पे बात की, है ना। और ये बताना चाहूंगा तालिब भाई को कि मैडम भी बहुत 1-2 बार पार्लियामेंट में गई, क्या किया फिर वहां पे? अगर आज बोलते हैं, अगर तालिब भाई मैडम के लिए कंपेनिंग करते हैं, अगर हमारी उमर साहब के लिए बोलते हैं, क्या उखाड़ेगा वहां पे? तो मैडम क्या करेगी फिर वहां पे? दूसरी बात मैं बोलना चाहूंगा तालिब भाई को ये बात कि ये फैसला लोगों के ऊपर हम रखेंगे। लोगों का जो फैसला, सर लोगों पे छोड़ा है तभी उमर साहब भागे, सेंटर कश्मीर छोड़ के भाग क्यों गए? लोगों का जो फैसला होता है वो सर आंखों पे फैसला होता है। सर है ना, उमर साहब क्यों भाग गए नॉर्थ में? आप हमें बोल रहे हो। अच्छा, मसूदी साहब को आपने रिपीट क्यों नहीं किया? मसूदी साहब को रिपीट क्यों? मैंने आपको बीच में कहीं भी टोका नहीं, ठीक है ना। मैं तालिब भाई को बताना चाहूंगा कि तालिब भाई बोल रहे हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस एक सेफ पैसेज दे रही है बीजेपी को। हम बीजेपी के खिलाफ लड़ रहे हैं, हम बीजेपी के खिलाफ यहाँ पे अपना खून का कतरा देंगे ना, लेकिन बीजेपी को यहाँ से भगा के रखेंगे इंशाल्लाह। सर यहाँ नहीं खून का कतरा देना था, पार्लियामेंट में देना। आप तालिब भाई, आपका जो फैसला यहाँ पे हुआ ना, ये आपको ऊपर से फैसला आया कि अब मैडम को ये पता है कि ग्राउंड पे हम ज्यादा नहीं है, आप कहीं पे ज्यादा नजर नहीं आ रहे हो, ठीक है ना। लेकिन आपका इलेक्शन में मैडम का, पार्टी प्रेसिडेंट का इलेक्शन में आना क्यों है? क्योंकि आपको आपके वोट बाइफरकेट होना, वो बीजेपी को मौका मिलेगा साउथ वाली सीट जीतना, लेकिन ऐसा नहीं होगा। हम इंशाल्लाह रहमान हम दमखम से इलेक्शन लड़ रहे हैं। ये वाली सीट हम सारे लीडर इंशाल्लाह रहमान यहाँ पे लगे हैं, और आपको खुद बताएंगे 4 जून को जब यहाँ पे फैसला आएगा, हम बीजेपी को यहाँ से हराएंगे। और जो बीजेपी के हरीफ लोग हैं, जो बीजेपी के यारी दोस्ती लगा के हैं, जो बीजेपी के दिल्ली में दोस्त बैठे हैं, यहाँ से वहां पे फैसला करते हैं कि क्या कर रहा है नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ, उनको भी पता चलेगा 4 जून को जब हम इस सीट पे अपनी बाजी मारेंगे। ये जीत आज नेशनल कॉन्फ्रेंस की जीत नहीं है, ये जीत यहाँ के लोगों के, ये जीत यहाँ के लोगों के लिए जीत होगी इंशाल्लाह रहमान। ये लोगों के वजूद के लिए ये जीत होगी, ये हमारे नस्लों के लिए ये जीत होगी। आप जितना भी करो, आप बीजेपी को सपोर्ट करने की जितनी भी कोशिशें करो, आपकी कोशिशें हम सारे नकारेंगे, और ये सीट हम 4 जून को जीतेंगे यहाँ से, और वो जीत रियासत जम्मू कश्मीर के लोगों की जीत होगी इंशाल्लाह रहमान। ये मेरा वादा है आपके साथ तालिब भाई। आप दिल्ली वालों को कितना भी खुश करने की कोशिश करो, लेकिन आपको हम कामयाब नहीं होने देंगे। यहाँ से इस बार जम्मू कश्मीर के लोगों की जीत होगी। आप कितनी भी हम पे हमारे ऊपर ताने करो, हमारे ऊपर इल्जाम लगाओ, लेकिन इस बार अगर जम्मू कश्मीर में कोई जमात लड़ रही है बीजेपी के खिलाफ, वो जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस लड़ रही है। और हम ये फैसला बोलेंगे कि ये जो आज का इलेक्शन है, ये 5 अगस्त के खिलाफ, यहाँ के लोगों के हित के खिलाफ इलेक्शन था। वो फैसला 5 अगस्त का फैसला जो जम्मू कश्मीर के लोगों के हित में नहीं था, और ये 5 अगस्त का फैसला हमें नामंजूर है, उसके लिए हम वोट कर रहे हैं। आपको 4 जून को खुद पता चलेगा, जब यहाँ पे नेशनल कॉन्फ्रेंस की 3 सीटें आएगी, आपको खुद पता चलेगा। बिल्कुल सब, चलो हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तालिब साहब, आपके पास 20 सेकंड है, आप अपनी बात रखिए। मैं इसलिए भी जरूरी था ये बात करना। अनीस भाई ने जो इल्जामात लगा, ये कहा कि हमारे अटेंडेंस चेक करिए हमारे एमपीज की,
वो जो नन्हे मुन्ने बच्चे आपके गए हुए थे, एक फारूक साहब थे, एक मसूदी साहब थे और एक अकबर लोन साहब थे, उनकी अटेंडेंस सर वो स्कूल में गए हुए थे क्या? वहां पे परफॉर्मेंस चाहिए थी, जाके सोना नहीं था पार्लियामेंट में, वहां पे लड़ना था। नहीं अनिस भाई मैंने बात नहीं मैंने बात मुझे बात करने दिया, मैं बोला नहीं था। ये कोई तरीका अनिस भाई, ये तरीका नहीं है, ये तरीका नहीं है, एक पैसा लैप्स नहीं हुआ, ये तरीका नहीं है प्लीज, नहीं तरीका। अच्छा तो पैसे वाली बात छेड़ी आपने। 3 एमपीज का 5 साल का 75 करोड़ रुपया आया है। मुझे बताइए 75 रुपए कहाँ किस जगह पे जायज तरीके से लगे हुए हैं? सर मैं मुंह बंद कर लूंगा। एक मिनट मैंने बात सर मैं आपके सर यहीं पे आपने बता देना चाहिए ना, आपने बात बता अपनी बात रखिए, टाइम निकल चुका है। मुझे बात खत्म कर लेने सर, मैं 10 सेकंड 5-7 में करूंगा। मेरी गुजारिश ये है सर, पार्लियामेंट के अंदर अटेंडेंस के लिए नहीं भेजा हुआ था सर, वहां पे वकालत करनी थी, वहां पे लड़ना था, वहां पे मर कट जाना था, वहां पे इस्तीफा दे देना था। अगर आज आपके नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोगों ने चुने हुए लोगों ने इस्तीफा दिया होता, आज आपको लोग सर पे उठाते। और दूसरी बात जो आप कहते हैं कि आप बीजेपी के खिलाफ लड़ रहे हैं, आप कतई बीजेपी के खिलाफ नहीं, आप जम्मू कश्मीर के लोगों के खिलाफ आपने जम्मू कश्मीर के लोगों के खिलाफ जंग छेड़ी हुई है। आपने जम्मू कश्मीर के लोगों के खिलाफ जंग छेड़ी हुई है और ये आपको जवाब देंगे। अच्छा दूसरी बात, अगर आपके ये जो स्टूडेंट दिल्ली में थे ना स्कूल पढ़ने गए हुए, अगर इन्होंने इतने अच्छे से काम किया होता, आप उनको आज भगाते नहीं, उनको रिपीट करते। आप किसी एक को रिपीट नहीं कर रहे, आप किसी एक को रिपीट नहीं कर रहे। ये थे हमारे साथ इस लाइव सेशन में। मैं तौसीफ भाई 5 सेकंड में कंप्लीट करूंगा। मैं बोलना चाहूंगा तालिब भाई को, आप लोग वही लोग हो कि जिन्होंने दिल्ली से लाके आरएसएस को लाके हमारे सर पे बिठाया और आज और इसको उसका नतीजा आज हमें मिल रहा है। उमर साहब अटल साहब के साथ थे, नतीजा आज है। उमर अब्दुल्ला साहब जब अटल जी की गवर्नमेंट में थे तब आरएसएस नहीं थी। आप जनाब आप तालिब भाई, उमर साहब आपको जो आज उमर साहब हम आपको जल्द में बोलेंगे कि हसन मसूदी साहब ने कितना काम किया, ये आपको जल्द में आपको मिलेगा। सर उनको रिपीट क्यों नहीं किया आपने? अगर काम किया हुआ रिपीट क्यों नहीं किया? रिपीट क्यों नहीं किया आपने? देखो यार, कोई सर रिपीट क्यों नहीं किया आपने? इंटरनल चीजें होती है, आपने कोई एक रिपीट करते हैं। फारूक साहब लड़ना चाह रहे थे आपके उम्र मैं वही बोलना। अच्छा जो आप आरएसएस की बात कर रहे हो अनीस भाई, आरएसएस की बात कर रहे हो, जो आपने टोपी पहनी हुई है मुझे पक्का यकीन है आपने उमर साहब को गिफ्ट की है। आजकल वो यही पहन के घूमते हैं। मुझे बताइए जब ये उमर साहब टोपी नहीं पहनते थे, उससे पहले जब अटल बिहारी वाजपेयी साहब की हुकूमत में गए थे तब आरएसएस नहीं थी। आरएसएस तो 1924 से काम कर रही है इंडिया में। अच्छा आपने कितने शाल मैडम को गिफ्ट दी है? नहीं मैं सर वो बात नहीं, मैं ये कह रहा हूँ आजकल जो जिस चीज का प्रचार कर रहे हैं इस्लाम और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी से तालिब हुसैन साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। बिल्कुल जिस तरह से आज जम्मू कश्मीर के खासकर कश्मीर की सियासत जिस तरह से आज पूरे दिन गर्म थी, तो इस वक्त जो अपडेट हमारे तक मौसूल हुआ कि मियां अल्ताफ साहब खुद अब कंटेस्ट करेंगे और खासकर अनंतनाग और राजौरी का जो सेगमेंट है ये एक हॉट सीट मानी जा रही है। और हर दोनों पॉलिटिकल पार्टी यहाँ की, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस और यहाँ पीडीपी की हम बात करें, तो दोनों ही इस वक्त मैदान में दोनों जगहों पे कैंपेनिंग कर रहे हैं। मजीद क्या कुछ और हम तक मौसूल हो जाएगा, कोई सी बड़ी खबर हम तक पहुंचेगी, आप तक जरूर शेयर करेंगे। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।